हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बेहतर ही होंगे। देखिए, फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। महमूद गजनवी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के पश्चात आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू शासक राजा। देखिए, पंजाब का हिंदू शासक राजा जिसने महमूद गजनवी के से पराजित होकर आत्महत्या कर ली थी, तो जयपाल थे। जयपाल के साथ 2 बार युद्ध होता है महमूद गजनवी का, और दोनों बार जयपाल हार जाते हैं। तो इन्होंने उसके बाद ये जो है आत्महत्या कर लेते हैं। महमूद गजनवी को देखें तो 1001 से लेके 1027 तक इन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। पहली बार भी इन्होंने आक्रमण जयपाल के संवर्ती दुर्गों पर, जहां जयपाल जो है शासन कर रहे थे, वहीं पर इन्होंने आक्रमण करके जयपाल को पराजित कर लिया था और सभी दुर्गों को अपने अधीन कर लिया था। सेकंड युद्ध भी इनका जयपाल से होता है, पेशावर में होता है, और यहाँ पे भी जयपाल हार जाते हैं और इसी हार के बाद ये आत्महत्या कर लेते हैं। देखिए, कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया, तो 1025 में सोमनाथ पर आक्रमण किया था। और ये कौन सा आक्रमण था, तो ये 16वां आक्रमण था। 17वें आक्रमण की अगर हम बात करें तो 1027 में ये आक्रमण करते हैं, और ये मुल्तान के जाटों और खोखरों के विरुद्ध, यानी कि मुल्तान में जो जाट थे और खोखर थे, उनके विरुद्ध इन्होंने आक्रमण किया था। इनकी अगर हम बात करें, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया था, तो अलबरूनी इनके साथ समय में जो है इनके साथ अलबरूनी भारत आए थे, और ये इनके दरबारी कवि भी थे। अलबरूनी की एक बुक है बड़ी फेमस, उसको आप याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन में पूछ ही ली जाए, किताबुल हिंद। किताबुल हिंद इनकी एक बुक है। पूछ लिया जाए कि मोहम्मद निम्नलिखित में से मोहम्मद गजनवी के समय या गजनवी के दरबारी कवि कौन कौन थे, तो देखिए इसमें कौन कौन इनके दरबारी कवि थे। उन 3-4 दरबारी कवि हैं इनके, जिनको आप नोट कर सकते हैं। एक आप देखें, ये अलबरूनी, एक थे उतबी, एक थे वहाकी, और एक थे फिरदौसी। जिस तरीके से अलबरूनी की किताबुल हिंद बुक फेमस है, उसी तरीके से फिरदौसी जी की भी एक बुक है शाहनामा। इसको भी आप याद रखिएगा, शाहनामा को। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी बन सकता है कि किसने सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला, मतलब कौन सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क शासक था, तो ये तुर्क शासक थे। तो यही वो प्रथम तुर्क शासक थे जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। और ये जो इनके 17 बार आक्रमण हुए हैं, 1001 से लेके 1027 तक इन्होंने भारत पर जो 17 बार आक्रमण किया है, इसी दौरान इन्होंने एक नारा दिया था, जेहाद का नारा। जेहाद पूछ लिया जाए, जेहाद का नारा किसने दिया था, तो महमूद गजनवी ने भारत पर जो 17 बार आक्रमण किए थे, उस दौरान महमूद गजनवी ने जेहाद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 101 निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की कृति नहीं है। उप मुख्य निर्वाचन आयुक्त, योजना आयोग, नीति आयोग, तो इनमें से कोई सी भी भारतीय संविधान की कृति नहीं है। इनका गठन जो है संसदीय कानून के अंतर्गत ये बनाए गए हैं, संसदीय कानून के अंतर्गत इनका गठन किया गया है। योजना आयोग की अगर हम बात करें तो 15 मार्च 1950 में इसका गठन होता है, और योजना आयोग को ही थोड़ा बहुत चेंजेस करके इसका नाम बदल के नया नाम आ जाता है नीति आयोग। यानी कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 2015। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब हुआ, तो 1 जनवरी 2015 को हुआ। नीति आयोग की अगर आपसे कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो उसको नोट कर लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 102, बैंकों के नगद कोष अनुपात यानी कि CRR, कैश रिजर्व रेशियो में कमी का प्रभाव होता है। देखिए, ये CRR जो है RBI तय करती है, और ये है क्या, ये बैंकों के कुछ, जैसे वर्तमान में 3% है,
ये 3% बैंकों को आरबीआई के पास रखना होगा। इसी को हम सीआरआर बोलते हैं, जो वर्तमान में 3% है। इस पे आरबीआई का आधिपत्य है, आरबीआई इसको घटा बढ़ा सकती है समय के अनुसार। तो इसी के संदर्भ में पूछा जाता है कि सीआरआर में कमी का क्या प्रभाव होगा। तो बैंकों की आय में वृद्धि होगी। आपके तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि बैंकों की आय में वृद्धि होगी। बैंकों द्वारा प्रतिभूतियों जो है उसकी इकोनॉमिक्स की परिभाषा है, इसको आप गारंटी कार्ड से समझ सकते हैं। जैसे इंदिरा आवास पत्र, किसान पत्र, इस तरीके से गारंटी कार्ड होते हैं जो खरीदे जाते हैं, उन्हीं को प्रतिभूतियाँ बोला जाता है। कि मांग में वृद्धि होगी, बैंकों के साख प्रसार के लिए अधिक धन की उपलब्धि होगी। इसको आप समझने के लिए इस तरीके से करिए, मान लीजिए कि किसी बैंक के पास 100 रुपया है, आरबीआई ने घोषित किया कि 3 रुपया उसको उसी के पास रखना है हर हाल में। तो अब इसके खर्च करने की क्षमता कितनी हुई, 97 पैसे खर्च कर सकता है, बांट सकता है जो भी। अगर आरबीआई ने इसको 3% से घटाकर 2% कर दिया तो अब फिर बैंक की क्षमता और अधिक हो जाएगी, यानी कि 100 में से 2% उसके पास रख देगा तो 98% जो है, यानी कि परसेंट कहिए या 98 कहिए रुपया, 100 रुपीज़ के संदर्भ में अगर आप देखते हैं तो 98 रुपीज़ बैंक खर्च कर सकते हैं। यानी कि अगर सीआरआर में कमी होती है तो बैंकों के पास आय मतलब ज़्यादा पैसा बस रहता है, और ज़्यादा पैसा रहता है उसी के संदर्भ में क्या है, ये बैंकों की आय में वृद्धि होगी, बिल्कुल होगी। ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा पैसा बैठ के बैंक ब्याज ले सकता है। बैंकों द्वारा प्रतिभूतियों की मांग में वृद्धि होगी, बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा तो बैंक क्या करेगा, आरबीआई से प्रतिभूतियाँ खरीदेगा। बैंकों के साख प्रसार के लिए अधिक धन की उपलब्धि होगी। बिल्कुल आपने देखा कि 3% था तो 97 खर्च करने थे, और 2% था तो 98 खर्च करने थे। इसी तरीके से इसका उल्टा भी आपका हो जाएगा। सीआरआर में क्वेश्चन में इस तरह से वृद्धि का प्रभाव पूछ सकता है, यहाँ कमी का प्रभाव पूछ सकता है, यहाँ उसके बाद वृद्धि का प्रभाव पूछेगा, तो ये सब कुछ उल्टा हो जाएगा। बैंकों की आय में कमी होगी, बैंकों द्वारा प्रतिभूतियों की मांग में कमी होगी, बैंकों के साख प्रसार के लिए धन की उपलब्धि में भी कमी होगी, यानी कि कम धन उपलब्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के विषय में निम्न वक्तव्यों में से कौन सा सही है। तो इसमें से आपको ऑप्शन छांटने हैं कूट के माध्यम से। नीचे देखिए क्वेश्चन में कूट दिया गया है, इसी में आपको कौन सा सही है बताना है। देखिए एक एक पे डिस्कस कर लेते हैं। इस अनुच्छेद में दिए गए मूल अधिकार व्यक्ति को बंदी बनाए जाने और विभिन्न मामलों में नज़रबंद किए जाने से रक्षा करता है। बिल्कुल आर्टिकल 22 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण देता है। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यह मूल अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए है, ये भी आपका ऑप्शन एकदम सही है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन से मूल अधिकार केवल नागरिकों के लिए है, तो उसको आप नोट कर सकते हैं। नागरिकों के लिए जो मूल अधिकार है 15, 16, 19, 29 और 30, ये सिर्फ किसके पास है, नागरिकों के पास। ये गैर नागरिकों के पास नहीं है, सिर्फ नागरिकों के पास ये मूल अधिकार है। अगला देखते हैं हम ऑप्शन। इस प्रावधान के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें किसी निवारक नजरबंद कानून के अंतर्गत बंदी बनाया गया है, ये आपका गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं। इस प्रावधान के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार विदेशी शत्रुओं के लिए नहीं है, एकदम सही है। अगर यहाँ नहीं होता, ये काट दीजिए आप, और लिखा होता कि इस प्रावधान के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार विदेशी शत्रुओं के लिए है, तो आपका ये भी ऑप्शन क्या हो जाता, गलत हो जाता। लेकिन यहाँ नहीं रखा है। आपका ऑप्शन इस तरीके से भी यहाँ बन सकता था कि इस प्रावधान के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार देशीय शत्रुओं के लिए है, तो भी आपका ये ऑप्शन सही होता। देखिए 2 प्रकार से आपकी गिरफ्तारी होती है जिसका आप आर्टिकल 22 के तहत संरक्षण प्रदान करते हैं। एक सामान्य गिरफ्तारी होती है, एक निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी। सामान्य गिरफ्तारी इस तरीके से होती है कि आपको वारंट दिखाया जाता है, आपको बताया जाता है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन वहीं निवारक निरोध की अगर हम बात करें तो इसमें आप संदेह के आधार पर गिरफ्तारी होती है। मान लिया कोई बंदा है, वो ताजमहल पे हमला करना चाह रहा है और इस बारे में जो है पुलिस को पता चल गया किसी भी तरीके से, और उसने चाहे कि उसको पकड़ लिया, यानी कि उसको बताया नहीं किस आधार पे पकड़ लिया। कोई उसने जुर्म अभी तो हमला नहीं किया था ना, तो उसे किस आधार पर पकड़ लिया गया, संदेह के आधार पर, इसी के अंतर्गत पकड़ा जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2, 4,
3 आपका गलत हो गया। तो देखिए 1 2 4 किस में है, सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, इसी में 1 2 4 है। अगले क्वेश्चन की बात करें, कोहिनूर का हीरा शाहजहाँ को किसने भेंट किया। देखिए मीर जुमला ने जो है शाहजहाँ को ये भेंट किया था, और मीर जुमला का ही नाम था मोहम्मद सैयद। मोहम्मद सैयद ही इनका असली नाम था, मीर जुमला के नाम से ये सिर्फ प्रसिद्ध से। कोहिनूर हीरे की अगर हम बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ है रोशनी का पहाड़, और वर्तमान में ये कहाँ है, सब लोग जानते होंगे कि ब्रिटिश राज परिवार के पास ये हीरा है। ये जो मीर जुमला था ये फारस की खाड़ी में व्यापार करता था, यानी कि फारस की खाड़ी का एक व्यापारी था, और गोलकुंडा में वजीर भी था। लेकिन इसने क्या किया कि गोलकुंडा से नाराज होकर मुगल सेना में ये चले गए, यानी कि मुगलों के पास चले गए, और वहाँ शाहजहाँ को खुश करने के लिए उन्होंने ये हीरा भेंट दिया था। उस समय अगर हीरे की बात करें तो कितने कैरेट का था, 793 कैरेट का ये 793 कैरेट का ये उस समय हीरा था, और वर्तमान में 105.6 कैरेट का है। देखिए कितना अंतर हो गया, 793 से 105 समझिए 0.6, इतना ये कम हो गया है। इसका वेट की अगर हम बात करें तो 11.6 ग्राम है। ये कहानी आपको याद रहेगी, थोड़ा सा इसकी कोहिनूर हीरे के बारे में जाने रहेंगे तो आपको मीर जुमला और शाहजहाँ भी याद रहेगा। डायरेक्ट रटेंगे कि मीर जुमला और शाहजहाँ आपको पता ही नहीं, कोहिनूर हीरा कहाँ से निकला, कहाँ गया, कैसे किसके पास पहुँचा, तो थोड़ा सा चीज़ों को स्थायी रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपको ये सब कहानी बताई जा रही है। और ये कहानी नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाता है। इसके इतिहास की अगर हम बात करें तो देखिए ये जो है कुल्लूर की खदान में, ये कृष्णा नदी के पास जो है स्थित है, वहाँ से ये प्राप्त हुआ है। महाभारत में अगर बात करें तो महाभारत में इसका वर्णन किया गया है कि आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ है। सबसे पहली बार जो है इनका लिखित की अगर हम बात करें तो ये बाबरनामा में इसका लिखित उल्लेख मिलता है। उसमें क्या उल्लेख मिलता है कि हुमायूं ने जो है बाबर को ये भेंट किया था, और एक कहानी भी है उसमें कि हुमायूं ने बाबर से उस समय पूछा था कि इसकी कीमत क्या होगी, तो हुमायूं ने कहा था कि ये अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, हाँ लेकिन ये है कि जो सर्वशक्तिमान होगा, जो जिस समय सबसे शक्तिशाली होगा उसी के पास ये हीरा होगा। उस समय मुगल शासक जो है सबसे शक्तिमान थे, तो उनके पास ये हीरा पहुंचा। बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेज सबसे शक्तिशाली हो गए, तो ये हीरा किसके पास चला गया, अंग्रेजों के पास चला गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जैसे ये हुमायूं, बाबरनामा में पता चलता है कि हुमायूं की भेंट जो है, हुमायूं इसको बाबर को भेंट करता है, ये सबसे पहले लिखित पता चलता है। एक आपने नाम सुना होगा अहमद शाह दुरानी। अहमद शाह का दुरानी का बेटा था शाह शुजा। उसको किसने पकड़ लिया था, रणजीत सिंह ने पकड़ लिया था, और रणजीत सिंह ने उसको भूखा रखा, कहा कि तुमको भूखे कोई मार देंगे या तो उस हीरे को हमको दे दो। इस तरीके से रणजीत सिंह ने ये हीरा किससे लिया, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रणजीत सिंह ने कोहिनूर का हीरा किससे लिया, तो शाह शुजा से लिया था। और रणजीत सिंह से किसने लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिया। क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कोहिनूर का हीरा किसने दिया, तो रणजीत सिंह ने दिया। आगे बढ़ते हैं, उकई परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो देखिए तापी नदी पर स्थित है। तापी कहिए या ताप्ती कहिए, सॉरी ताप्ती तो लिखा ही है, या तापी कहिए, तापी इसका मूल नाम है एक्चुअली। और जो इस पे ये परियोजना है उकई परियोजना, ये सूरत गुजरात में है, और इस परियोजना से सिर्फ गुजरात ही लाभान्वित होता है। क्योंकि तापी की अगर हम बात करें कि तापी कहाँ कहाँ बहती है, तो तापी तो देखिए एमपी में भी बहती है, और महाराष्ट्र में भी बहती है, और गुजरात में भी बहती है। लेकिन ये उकई परियोजना जो है ये गुजरात में ही है, और इससे गुजरात ही लाभान्वित होता है। थोड़ा सा ताप्ती के बारे में जान लेते हैं कि ये कहाँ से निकली है और ये कहाँ पे जाके खत्म होती है या गिरती है। इसके उद्गम स्थल की अगर हम बात करें तो बैतूल जिले में मुल्ताई जगह है, एमपी के बैतूल जिले में, वहाँ से ये निकली है। कभी पर्वत पूछ लिया जाए कि किस पर्वत से तापी नदी निकली है या ताप्ती नदी निकली है, तो ये सतपुड़ा पर्वत से निकली है, और ये गिरती कहाँ है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। इस तरीके से आप एक फैक्टर याद रखिए, और ये सब जानकारी एक दूसरे से जोड़ के आप ये रखिए। आप इस पे लिखेंगे सब कुछ जानकारी, तभी ना आपको दोबारा से याद आएगी। आप ऐसे ही साफ एकदम रखिए, फिर दोबारा से पढ़िए, फिर चीज़ों को देखिए, फिर वीडियो देखिए, तो आप इसी समय लिखते चलेंगे तो आपको दोबारा से वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
देखिए तापी और नर्मदा जो है मिलके भारत की सबसे बड़ी एस्चुरी का निर्माण भी करती है। आगे बढ़ते एक क्वेश्चन नंबर 106, विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण समझौता है, तो ये साइट्स है। साइट्स कब लागू होता है, लागू पूछ लिया जाए 1976 में ये लागू होता है। साइट्स का उद्देश्य क्या है, देखिए इसका उद्देश्य है जीव और उनके अंगों के व्यापार को जो प्रतिबंधित करना है, यानी कि जीवों का व्यापार नहीं किया जा सकता, उनके अंगों का व्यापार नहीं किया जा सकता, जैसे गैंडे वगैरह का जो है दांत, हाथी के दांत, ये सब इनकी जो है खाल वगैरह, इनका अंगों का व्यापार किया जाता है, तो उसको नहीं कर सकते। इस साइट जो है इसी उद्देश्य पर कार्य करती है। भारत का रूर के नाम से प्रसिद्ध है। भारत के रूर के नाम से देखिए छोटा नागपुर का पठार प्रसिद्ध है। थोड़ा सा रूर के बारे में जान लेते हैं कि रूर क्यों कहा जाता है। देखिए जर्मनी में जो है यूरोप का लगभग सर्वाधिक अधिक कोयला पाया जाता है। जर्मनी में यूरोप का सर्वाधिक कोयला पाया जाता है, और रूर नदी है जर्मनी में, उसी के आसपास के क्षेत्र में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। यानी कि यूरोप में जो है सर्वाधिक कोयला कहाँ मिलता है, तो वो जर्मनी में मिलता है, और जर्मनी का 80% कहाँ मिलता है, रूर नदी के पास। इसीलिए इस क्षेत्र को जो है रूर क्षेत्र भी कहा जाता है, जर्मनी का रूर क्षेत्र। इसलिए रूर किस से संबंधित है, कोयले से संबंधित है। यानी कि किसी भी देश में कहीं किसी भी स्थान पे अगर सर्वाधिक कोयला पाया जाता है तो वो उस देश का रूर प्रदेश का रूर क्षेत्र कहलाता है। यानी कि भारत का रूर छोटा नागपुर का पठार हो गया, चीन का रूर कुछ और होगा, पाकिस्तान का रूर कुछ और होगा, इस तरीके से सबके अलग अलग है। छोटे नागपुर पठार की हम बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ फैला है, तो ये सर्वाधिक झारखंड में फैला है, सबसे ज़्यादा झारखंड में फैला है। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल में भी फैला है, बिहार में भी फैला है, और छत्तीसगढ़ में भी फैला है। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि छोटे नागपुर बताइए निम्नलिखित में से कौन नदी छोटे नागपुर के पठार से निकलती है, तो आप नोट कर लीजिए कि छोटे नागपुर के पठार से कौन कौन सी नदी निकलती है। उसमें दामोदर है, स्वर्ण रेखा है, और बराक नदी है। आपसे क्वेश्चन ये भी किया जा सकता है कि बताइए छोटे नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो पारसनाथ की पहाड़ी इसकी सर्वोच्च चोटी है। और अगर हम बात करें कि ये तो भारत का रूर था, और भारत का रूर प्रदेश पूछ लिया जाए, देखिए झारखंड में सर्वाधिक छोटे नागपुर का पठार बसा हुआ है, तो यानी कि सॉरी उल्टा बोल दिए, छोटे नागपुर का पठार पर जो है छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक एरिया है, इसलिए रूर प्रदेश के नाम से झारखंड को जाना जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से करा जाए कि भारत का रूर प्रदेश कहलाता है, तो कौन कहलाता है, झारखंड कहलाता है। रूर नदी की बात करें तो रूर नदी दामोदर नदी रूर कहलाती है। जो कोयले का जो बारूदा होता है वो इस नदी के आसपास ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको रूर नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश के प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल में बलदेव सिंह के पास कौन सा मंत्रालय है। देखिए बलदेव आपको यहीं के यहीं याद करा देते हैं, रक्षा मंत्रालय इनके पास है। बल जिसके पास बल होगा वो ही रक्षा कर सकता है, जिसके पास बल नहीं होगा, खुद ही बीमार है, हीन है, वो क्या किसी की रक्षा करेगा। ठीक है, तो देश के प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल की अगर हम बात करें तो इसकी मतलब ये कब गठित किया गया, 2 सितंबर 1946 में इसकी गठन होता है, और कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर इसका गठन होता है। इसमें सदस्य की अगर बात करें तो ये 14 सदस्य मंत्रिमंडल था, और इसमें 26 अक्टूबर 1946 में 5 लोग मुस्लिम लीग के जो है शामिल होते हैं। पूछ लिया जाएगा कि मुस्लिम लीग के 5 सदस्य कब अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल हुए, तो 26 अक्टूबर 1946। या फिर क्वेश्चन उल्टा बन जाएगी 26 नवंबर 1946 में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य भारत प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे, तो 5 सदस्य हुए थे। शिक्षा की बात करें तो देखिए शिक्षा और सी राजगोपालाचार्य, गृह सूचना एवं प्रसारण वल्लभ भाई पटेल जी थे, और कार्य खान और बंदरगाह CH भाभा। आगे बढ़ते हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त अपदस्थ किया जा सकता है, यानी कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को जो है हटाया जा सकता है। इसको किस तरीके से हटाया जाता है, तो इसको हाई कोर्ट के न्यायाधीश की जो प्रक्रिया होती है उसी तरीके से इसको हटाया जाता है। यानी कि आपको ऑप्शन डी सही रहेगा, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को अपदस्थ करने की जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया से राज्य निर्वाचन आयुक्त को अपदस्थ किया
जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आमलैंड शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो देखिए इसका शाब्दिक अर्थ है आपका नगर का प्रतिवेशी क्षेत्र। प्रतिवेशी क्या होता है? प्रतिवेशी पड़ोसी का पर्यायवाची है। प्रतिवेशी किसका पर्यायवाची है? पड़ोसी के, यानी कि नगर के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, आमलैंड शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? नगर के का प्रतिवेशी क्षेत्र यानी कि आसपास का क्षेत्र। देखिए इसके इस शब्द की अगर हम बात करें कि सबसे पहले किसने इस शब्द का प्रयोग किया, तो ये थे, इनका नाम है आंद्रे एलिक्स। आंद्रे एलिक्स ने जो है सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था। और कब इसका प्रयोग किया था? तो 1940 में इसका प्रयोग किया था। इन्होंने क्या बताया उसको आप एक बार सुन लीजिए, लिखना चाहे तो लिख भी लीजिए। इन्होंने बताया कि नगर है, मान लीजिए ये कोई नगर है, इसके ये आसपास का क्षेत्र है। ठीक, ये नगर इनको कुछ सेवाएं देगा। ये नगर क्या करेगा? अपने आसपास के पूरे क्षेत्र को कुछ सेवाएं देगा और बदले में क्या करेगा? बदले में इनसे कुछ सेवाएं भी लेगा। यानी कि नगर अपने आसपास के क्षेत्र को कुछ सेवाएं देगा और बदले में इनसे भी कुछ सेवाएं प्राप्त करेगा। जितने ग्रामीण क्षेत्र का नगर से प्रभाव संबंध होता है, यानी कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों का नगर से प्रभाव संबंध होता है, उस क्षेत्र को नगर का क्या कहते हैं? आमलैंड कहा जाता है। अब आपको जो है आमलैंड शब्द की और इसकी परिभाषा की भी पूरी जानकारी मेरी समझ से हो गई होगी। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पे रोक देते हैं। आप लोग जो है लाइक करिए, शेयर करिए। जिन्होंने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया